वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे हार्डनिंग टॉपिक। एनीलिंग हमने बात कर लिया एनीलिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो हम आज बात करेंगे हार्डनिंग। व्हाट इज़ द हार्डनिंग? ठीक है, तो जैसे हमने एनीलिंग के अंदर बात किया था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या किया था हमने, जो स्टील है उसको हीटअप किया था। ठीक है, अब उसको कहाँ तक हीटअप किया था? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के अबोव 50 या 60 के अबोव क्या किया था, उसको हीटअप किया था। एंड देन उसको कूलिंग किया था फॉर ए, पहले उसको क्या रखा था, होल्ड रखा था। एंड देन क्या किया था, कूलिंग किया था, स्लो कूलिंग की थी। ठीक है, तो ऐसे हार्डनिंग में होगा। हार्डनिंग के केस में क्या होगा, जैसे आप लोगों ने आयरन कार्बन डायग्राम देखा होगा। जैसे ये आयरन कार्बन डायग्राम है, ठीक है, और ये लाइन ये है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, जिसका टेम्परेचर होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक होती है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, और ये कितना अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है ये कौन सा होता है, यूटेक्टोइड पॉइंट होता है। और यूटेक्टोइड पॉइंट, तो इसका यूटेक्टोइड पॉइंट जो लेफ्ट साइड में होता है वो पोर्शन कौन सा होता है, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील होती है। ठीक है, और हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के अंदर जो कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0.8, 0 से 0.8% क्या होता है उसमें कार्बन कंटेंट होते हैं। और जबकि हाइपर यूटेक्टोइड के केस में क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है यूटेक्टोइड पॉइंट के राइट साइड में, ये कौन सा पोर्शन होता है, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, और इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.8 से 2% के बीच में होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला केस है, फर्स्ट एंड सेकंड में नाम दे देती हूँ इनको। जो फर्स्ट केस है, ठीक है, इस फर्स्ट केस में कौन होता है, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, तो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को हम हीटअप करेंगे, कहाँ तक करेंगे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक। हम हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को हीटअप करेंगे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के अबोव, कितना करेंगे, 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ तक इसको हीटअप करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ हीटअप करने के बाद में इसको फॉर ए ड्यूरेशन हम क्या करेंगे, इसको होल्ड रखेंगे। ठीक है, होल्ड रखने के बाद में इसको क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। और जो कूलिंग होगी वो कूलिंग किस में होगी, मीडियम में होगी। तो कूलिंग होगी वो मीडियम में होगी। जैसे सपोज अगर हमने वाटर मीडियम ले लिया, ठीक है, तो वाटर मीडियम में कूलिंग कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग मीडियम्स होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो एक ही हम मीडियम ले लेते हैं, फिर वाटर में क्या करेंगे, उसको कूलिंग करेंगे। तो जो ये कूलिंग होगी ये क्या होगी, सडनली कूलिंग होगी, यानी कि फास्ट कूलिंग होगी। ठीक है, यानी कि उसको जो टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कार्बन कंटेंट और स्टील रहता है, ठीक है, कार्बन कंटेंट और जो आयरन होते हैं, Fe आयरन होता है। ठीक है, तो जो आयरन के अंदर क्या होते हैं, कार्बन कंटेंट होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन जो होते हैं वो आयरन के अंदर होते हैं। अगर उसको सडनली कूलिंग करेंगे तो कार्बन्स को है उनको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको अरेंज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, उसके अंदर जो स्ट्रेसेस वगैरह है वो क्या हो जाएंगी, रह जाएंगी। हम क्या करेंगे, उसको सडनली कूलिंग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये तो होता है हाइपो यूटेक्टोइड। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हाइपर यूटेक्टोइड। तो हाइपर यूटेक्टोइड के केस में हम कहाँ से हीटअप करते हैं, इसको हीटअप करते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन तक से अबो, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन से अबो हम क्या करते हैं, इसको हीटअप करते हैं। सेम इसमें भी होल्ड रखेंगे एंड सडनली कूलिंग करेंगे। ठीक है, और इनकी जो कूलिंग रेट होगी, जैसे आपने मार्टिन साइड पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था मार्टिन साइड। ठीक है, जो CC डायग्राम पढ़ाया था, ट्रिपल टी डायग्राम पढ़ाया था, उसके जो मार्टिन साइड होता था वो कब मिलता था, जब हम क्या करते थे, फास्टली कूलिंग करते थे। ठीक है, तो इसमें जो रेट होगी वो जो मार्टिन साइड की रेट होती है उससे भी मोर रेट होगी, यानी कि उससे भी जल्दी क्या करें, फास्टली क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे। ये तो था हार्डनिंग। ठीक है, एक्चुअली हम ऐसे देख लेते हैं कि नोट्स के थ्रू आपको और इजीली समझ में आ जाए इसका बेनिफिट्स। वैसे हार्डनिबिलिटी की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि हम जैसे हमारे पास सपोज करो एक मेटल रोड है, ठीक है, आयरन की मेटल रोड है। अब उसको जो मेटल रोड है उसको मुझे हार्ड करना है। ठीक है, अब मुझे हार्ड करना है तो उसको हार्ड करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो प्रोसेस है हार्डनिंग वो प्रोसेस मैं उस पर अप्लाई करूँगी। अब मुझे हार्ड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मैं जब मेटल को हार्ड करूँगी तो उस मेटल को मुझे यूज़ में लेना है, एज ए टूल यूज़ में लेना है। ठीक है, एज ए टूल में लेना है। ठीक है, टूल यूज में लेना है एज ए, अगर मुझे टूल यूज में लेना है तो जो टूल है वो हार्ड होता है, और हार्ड बनाने के लिए आयरन मेटल रोड है, ठीक है, तो उसको उसे किससे हार्ड करेंगे, हार्डनिंग प्रोसेस से करेंगे। ठीक है,
टूल किस काम में आता है? मटेरियल रिमूव करने के काम में आता है। अब मटेरियल रिमूव तभी होगा जब जो टूल है वो हार्ड होगा एज ए कम्पेयर टू वर्क पीस, यानी कि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसके कंपैरिजन टूल हार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये डिजायर जो मुझे रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को मुझे फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? हार्ड बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे मैं क्या करूँगी, जो टूल जो आयरन है उसको मैं क्या करूँगी? हार्ड करूँगी। तो अभी चलते हैं। हार्डनिंग इज ए प्रोसेस इन विच स्टील इज heated to a temperature above the critical point held at this temperature and then quenched, ठीक है। तो एक होता है क्वेंचिंग का मीन्स क्या होता है? कूलिंग करना, यानी कि रैपिडली कूल करना। ये आप वर्ड याद में रख लेना, व्हाट इज द क्वेंचिंग। रैपिडली कूल इन वाटर, ऑयल और मोल्टेन साल्ट, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसेस है, किस किस में कूल कर सकते हैं हम? वाटर ऑयल में कर सकते हैं, मोल्टेन साल्ट में कर सकते हैं, ठीक है। एंड तो आप लोग ये मीडियम देख सकते हो, मैंने आपको वाटर का जो मीडियम है वो बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील आर हीटेड फ्रॉम Hypoeutectoid steels are heated from 30 degree to 50 degree centigrade above point AC1, while hypereutectoid steels are heated above point AC1, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हाइपो के केस में अलग होता है और हाइपर के केस में अलग होता है। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट केस फेराइट एंड पियरलाइट, जो हाइपोयूटेक्टोइड होता है उस केस में कौन कौन होता है? फेराइट एंड पियरलाइट होता है, ठीक है। सेकंड केस में कौन होता है? जो हाइपर यूटेक्टोइड रीजन है वो उसमें होता है पियरलाइट एंड सीमेंटाइट आर ट्रांसफॉर्म इनटू ऑस्टेनाइट, ठीक है। जब हम हीटअप करते हैं जो फेराइट और पियरलाइट है वो किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं? ऑस्टेनाइट में। जबकि जो सीमेंटाइट एंड पियरलाइट है वो भी किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं? ऑस्टेनाइट में ट्रांसफॉर्म होते जब हीटअप करते हैं तब। कूलिंग एट ए रेट हायर देन टू द क्रिटिकल वैल्यू एनेबल्स द ऑस्टेनाइट सुपर कूल टू द मार्टेनसाइट पॉइंट, ठीक है। जो मार्टेनसाइट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, मार्टेनसाइट के केस में क्या होता है? सुपर कूलिंग करते हैं, उससे भी ज़्यादा कूलिंग करनी होगी तो ये कौन से केस में होता है? ये इसमें होता है कूलिंग एट ए रेट हायर, यानी कि मैंने यहाँ पर कंपेरिजन किया है, मार्टेनसाइट से कंपेरिजन किया है कि जब हम मार्टेनसाइट कूलिंग करें तो उससे भी हाई रेट में हमें कूलिंग करनी होती है। इसके अंदर कूलिंग एट ए रेट हायर देन the critical value enables the austenite to supercool to the point. Hardened steel is in a stressed condition and very brittle, cannot be used for practical purpose, ठीक है। जब हमने स्टील को हार्ड किया तो हार्ड स्टील जो बना है उसमें क्या कंडीशन होती है? उसमें जो स्ट्रेसेस है वो क्या रहती है? उसमें स्ट्रेसेस रहते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है, तो उस केस में जो हम हार्ड करेंगे उसके बाद में क्या करेंगे? उसका टेम्परिंग करेंगे, यानी कि जब हार्ड किया है स्टील को उस हार्ड स्टील को हम यूज में नहीं लेते हैं एज ए प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। हार्ड करने के बाद में अलग एक प्रोसेस होता है, टेम्परिंग प्रोसेस और करना पड़ता है, तब उसके बाद में हम उसको यूज़ में लेते हैं एज ए डिजायर। जैसे मुझे टूल चाहिए तो उस केस में क्या करेंगे? एज ए यूज़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, hardening steels must be tempered to after hardening steels must be tempered to reduce, अगर हम हार्ड करने के बाद में टेम्पर करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम उसको यूज में ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेसेस वगैरह हो जाती है। स्ट्रेस के कारण जो टूल हमने बनाया, जो प्रोडक्ट है हमारा, वो क्या हो जाता है? वो ब्रिटल हो जाता है, ठीक है। हार्ड तो हो जाएगा लेकिन हार्ड होगा साथ में वो क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा। तो उस चीज़ को ब्रिटलनेस कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए हम क्या करेंगे? टेम्पर करेंगे। ये जो टेम्पर प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। टेम्पर करने से क्या क्या रिड्यूस होंगे? रिड्यूस द ब्रिटलनेस रिलेटिव द इंटरनल स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय हार्डनिंग, ऑब्टेन प्री डिटरमाइंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ
हार्डनिंग फॉलोड बाई टेम्परिंग। जो पर्पज है हार्डनिंग का, ठीक है, तो क्या क्या है, टू इंक्रीज द हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। जब हम टेम्परिंग करेंगे तो हमारा जो पर्पज रहेगा वो क्या रहेगा, टू इंक्रीज द हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस मीन्स, वियर का मीन्स क्या होता है, मटेरियल कट करना, ठीक है, मटेरियल रिमूव होना। तो उससे रेजिस्टेंस यानी कि जो मटेरियल रिमूव हो रहा है उससे रुकावट लेने के लिए, यानी कि वियर रेजिस्टेंस। टू इम्प्रूव डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इम्प्रूव होगी, यानी कि ब्रिटलनेस कम होगी तो क्या होगा, डक्टिलिटी इम्प्रूव होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड टफनेस इम्प्रूव होगा उसका। हार्डनेबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं हार्डनेबिलिटी। हमने अभी पढ़ा था हार्डनिंग, ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा था, हार्डनिंग। व्हाट इज़ द हार्डनिंग मटेरियल, हार्ड स्टील जो आयरन मटेरियल है उसको क्या कर रहे हैं हम, हार्ड कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड कर रहे हैं। फिर अब हार्डनेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी की मीन्स क्या होता है, क्षमता होती है, एबिलिटी मीन्स यानी मेजरमेंट, क्या मेजरमेंट, तो हार्डनिंग is a measure of the ease with which steel can be hardened by heat treatment, ठीक है। हार्डनेबिलिटी क्या होती है, एक मेजरमेंट होता है, एक मेजर होता है स्टील का, यानी कि हीट ट्रीटमेंट कितना हार्डेंड हुआ है, स्टील कितना हार्ड हुआ है बाई हीट ट्रीटमेंट, एंड इज स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड बाई एलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एलोइंग एलिमेंट्स से अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, हार्डनेस इज ए मेजर ऑफ, और हम सेकंड पॉइंट ये कह सकते हैं जो हार्डनेस है इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मेजर है। कौन है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय इंडेंटेशन। द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील डिटरमाइंस द डेप्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्डनेस इंड्यूस बाय क्वेंचिंग, ठीक है। तो जो हार्डनेबिलिटी होती है वो और क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हार्डनेबिलिटी से डेप्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्डनेस, हम उसमें जी कितना इंड्यूस्ड हुआ है जब हमने क्वेंचिंग की थी, यानी कि हमने सुपर कूल्ड रैपिड कूलिंग की थी, तो उस केस में हम उस डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी, it is the ability of the material to become uniform or to harden in the depth direction. फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डनेबिलिटी, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको, द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, द क्वेंचिंग मीडिया एंड द मेथड ऑफ क्वेंचिंग, द साइज ऑफ ऑस्टेनाइट ग्रेन्स, यानी कि जो ऑस्टेनाइट ग्रेन्स उनके साइज कितने उस पर भी डिपेंड करता है। द साइज एंड शेप ऑफ पीस की कितने साइज और शेप है उस पर भी डिपेंड करता है। द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटेलिक, presence of non-metallic the presence of non-metallic inclusions and dissolved carbides, ठीक है। तो ये तो था स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डनिंग एंड हार्डनेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में इसमें अलग अलग केसेस आते हैं, वो केसेस हम कल पढ़ेंगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगी तब।